हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का बुक नंबर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ज्योग्राफी में एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपको जो है हमारे चैनल में जितने भी वीडियो अपलोडेड हैं वो सारे वीडियो को देख कर ही अपने एग्जाम में बैठना है। सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने जो है सारे वीडियो को एक प्लेलिस्ट में बना दिया है और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ दोस्तों आप जो है सारी वीडियो को देख सकते हैं और अपना रिजल्ट को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मानव भूगोल की परिभाषा लिखने की मानव भूगोल होती क्या है। ठीक है, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। तो मानव भूगोल जो है उसमें बताया जाता है कि जो मानव होता है, ठीक है, और जो पर्यावरण होता है, इस दोनों के बीच जो भी संबंध होते हैं वही संबंध क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या संबंध हुआ ना, मानव जो है जिस तरह का कार्य करेगा उसका इफेक्ट जो है, उसका जो प्रभाव है वो पर्यावरण को जो है पर्यावरण में देखने को मिलता है। अर्थात मनुष्य जो है, मान लेते हैं मनुष्य एक फैक्ट्री खोलता है, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है धुआं निकालता है, ठीक है, और जितना भी कचरा होता है वो इधर उधर फेंक देता है। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो पर्यावरण है वो दूषित होता है। तो ये जो रिलेशन है मानव और पर्यावरण का बीच का, इसी को क्या बोलते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जो है मानव भूगोल समझ में आई होगी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रकृति देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया सबसे पहला पॉइंट अंतः विषयक स्वरूप। इसमें लिखना है यह समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास से जुड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट में लिखेंगे मानव केंद्रित। इसमें मनुष्य की गतिविधियों और पर्यावरण पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है परस्पर क्रियात्मक। इसमें बताया गया है कि इसमें मनुष्य और पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों को देखा जा सकता है। यहाँ पे क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पे मानव भूगोल का क्षेत्र देखने को मिलेगा। सबसे पहला है जनसंख्या भूगोल, नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल, नेक्स्ट है सांस्कृतिक भूगोल और नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल। दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन दूसरा कुछ देगा। तो दोस्तों आपको जो इसको पकड़ना है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको याद होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप जो एक अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के प्रमुख कारण क्या हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपका 3 को क्वेश्चन पूछ गया है कि जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है और जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रश्न है। तीनों प्रश्न का उत्तर मैं जो है एक ही में बताने वाला हूँ, ताकि आपका जो है वीडियो ना लंबा हो और आप एक ही बार में तीनों क्वेश्चन का आंसर समझ जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में मैंने बताया हुआ है कि जनसंख्या वितरण के कारण। ठीक है, जनसंख्या वितरण, वितरण मतलब होता है फैलाव। ठीक है, अर्थात किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का फैलाव कैसे होता है। किसी भी मान लेते हैं कि ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र में बहुत अत्यधिक जनसंख्या है, तो यहाँ पे जनसंख्या, इतनी ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे रहती क्यों है, उसके पीछे का क्या कारण है। ठीक है, तो बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि मैं अगर भौगोलिक कारक बताऊं तो यहाँ पे जलवायु बहुत अच्छी होती है, यहाँ की जो स्थलाकृति है वो बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे मिट्टी की गुणवत्ता है, अर्थात किसान उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा अत्यधिक रहना पसंद करते हैं जिस क्षेत्र की मिट्टी ज़्यादा उर्वरता होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आर्थिक कारक में आप देखेंगे तो रोजगार के अवसर, उद्योग, व्यापार, अर्थात जनसंख्या वहीं पर अत्यधिक होती है जहाँ पे इंसानों को रोजगार मिलता है। ठीक है, जहाँ पे इंसान जो है अच्छे तरीके से व्यापार कर पाता है, उसी क्षेत्र पर वो रहना अत्यधिक पसंद करेगा। चलिए आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, धार्मिक स्थलों की उपस्थिति, अर्थात इंसान उस क्षेत्र पर ज़्यादा अत्यधिक रहना पसंद करेगा जहाँ पे शिक्षा जो है सामने में ही मिलता हो। अर्थात गांव में देखेंगे तो आपको शिक्षा का अभाव देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं आप शहर में आएंगे तो आपको जो है हर एक 1-2 किलोमीटर के अंदर में आपको जो है 1 से 2 स्कूल मिल ही जाएंगे। ठीक है,
और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल जाती है, अर्थात डॉक्टर जो हॉस्पिटल होते हैं वो भी मिल जाती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट है राजनीतिक कारक। इसमें आपको जो है सरकार की नीतियाँ, शांति और सुरक्षा, ये चीजें जो आपको मिल जाती है। ये सब कारणवश जो है उस क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आप जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए हैं और आप जो है अब अपने आंसर खुद से जो है आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा उम्मीद यही रहेगा, कोशिश यही रहेगा कि आप जो है इस वीडियो को एक बार देख लें और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो जो मैं आपको बता चुका हूं वो सारे को जो है वो आप अपने तरीके से लिख लें, ना कि रट कर जाएं और फिर क्या याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, ये सारा चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व के कारक। ठीक है, तो इसमें जो है जनसंख्या घनत्व का कारक हो सकता है, पहला पॉइंट में है कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, नेक्स्ट है औद्योगिकरण, नेक्स्ट है शहरीकरण और नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के उपलब्धता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के कारक। यहाँ पे वृद्धि मतलब होता है जनसंख्या की बढ़ोतरी। ठीक है, तो वो हो सकता है जन्म के कारण, मृत्यु के कारण, प्रवास के कारण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण और सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या संगठन के विभिन्न आयामों पर चर्चा करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको इसके तरीके से लिखना है कि जनसंख्या आयाम से तात्पर्य जनसंख्या की संरचना से है। इसका मुख्य आयाम है क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है लिंग संरचना, अर्थात पुरुष और महिलाओं का अनुपात। ठीक है, जो रेशियो होता है। नेक्स्ट है आयु संरचना, अर्थात बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की जनसंख्या का वितरण, मतलब आपको स्ट्रक्चर वाइज लिखना है। नेक्स्ट शिक्षा स्तर, मतलब साक्षरता दर। ठीक है, आप दोस्तों कमेंट करें कि भारत के कौन सा राज्य है जहां पे अत्यधिक साक्षरता पाई जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट पैसागत संरचना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में लगे लोगों का अनुपात। ठीक है दोस्तों, मैंने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑलरेडी उसका वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आप वहाँ पे टच करेंगे तो सारा वीडियो खुल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है कि मानव विकास के सूचकांक और उनके महत्व पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि मानव विकास सूचकांक अर्थात SDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा विकसित किया गया एक महत्वपूर्ण मानक है। यहाँ पे देखेंगे तो आगे तो इसका मुख्य सूचकांक है, यहाँ पे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है आयु अपेक्षा, नेक्स्ट है शिक्षा स्तर और अंतिम है आय स्तर। ठीक है, आयु के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में संकेत देता है। शिक्षा स्तर में देखेंगे कि साक्षरता दर और स्कूलों में नामांकन दर होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आय स्तर, अर्थात प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए कि जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तो आप कमेंट करें कि इसके ये क्या हो सकता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GDP बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका महत्व देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि देशों की विकास स्थिति का आकलन, सामाजिक असमानताओं को उजागर करना और विकास नीतियों का मार्गदर्शन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं के उदाहरण और महत्व समझाइए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से मैं जो है सबसे पहले प्राथमिक क्रिया बताऊंगा। ठीक है, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, फिर चतुर्थक। ठीक है, जिस तरीके से आप जो है स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज पढ़ते हैं तो आपको जो है समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष दोहन, अर्थात कृषि, मत्स्य पालन और खनन, ये तीनों जो है किसमें आ जाता है, प्राथमिक क्रिया में। इसकी विशेषताएं क्या होती है ना, इसकी विशेषताएं होती है खाद्य सामग्री और कच्चे माल की आपूर्ति। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। यदि आप इस पॉइंट को याद कर लेते हैं तो आपको जो है ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं द्वितीयक क्रियाएं। यहाँ पे आपको लिखना है कि कच्चे माल को उत्पाद में बदलना, अर्थात निर्माण करना, वस्त्र उद्योग। ठीक है, जैसे कि वस्त्र उद्योग हो गया। यहाँ पे औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है सेवाओं का प्रदान करना, तृतीयक क्रिया में आता है, अर्थात बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा। ठीक है, इसमें जो है इसका महत्व क्या हो जाएगा ना, व्यापार और सेवाओं का विकास। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें बताई जा रही है। सबसे पहला जो है प्राथमिक क्रियाएं थी। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं,
दूसरा था द्वितीयक क्रियाएं, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया तृतीयक क्रियाएं। इस तीनों में होता क्या है? सबसे पहला क्रिया जो है इसमें होता है कि जो भी कच्चे माल होते हैं उसे तैयार किया जाता है। जैसे कि हो गया गेहूं, ठीक है, धान, ठीक है, जिसे चावल बोला जाता है, धान। तो ये जो चीजें हैं ये कच्चा माल है, ठीक है, कच्चा माल। जैसे कि ऊन हो गया, ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया कच्चा माल। कच्चा माल को तैयार कहाँ किया जाता है ना? प्राथमिक क्रिया में, ठीक है। यही कच्चा माल को मशीन में डालकर, फैक्ट्री में ले जाकर मशीन में डालकर उसको जो है मूल्यवान वस्तु में बदला जाता है। तो जब मूल्यवान वस्तु में बदला जाता है तो वो हो जाती है द्वितीयक क्रियाएं, ठीक है। क्या हो जाती है ना? द्वितीयक क्रियाएं। अर्थात मान लेते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे गेहूं बनाया, ठीक है, गेहूं को उपजाया 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 तो ये हो गया प्राथमिक क्रियाएं। यही गेहूं को जब मैंने फैक्ट्री में मतलब मशीन में डाल दिया तो ये गेहूं मेरा आटा बन गया। तो आटा बन गया तो ये हो गया द्वितीयक क्रियाएं। और वही आटा को मान लेते हैं कि हमको बेचना है, ठीक है, तो हमको बेचना है तो बाजार में बेचना है, बहुत सारा मात्रा में बेचना है, ठीक है, 25 किलो 30 किलो इस तरह का बोरा है बहुत सारा, इसको बेचना है। तो बेचेंगे तो परिवहन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाएंगे परिवहन के माध्यम से, वो कौन सा क्रिया कहलाएगा ना? वो तृतीयक क्रिया कहलाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आप जो है तीनों समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थक क्रियाएं देखते हैं। इसमें क्या होती है न? ज्ञान और सूचना आधारित सेवाएं होती है, जिसमें अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी होती है। इसका महत्व क्या होता है? जिसमें नवाचार और तकनीकी विकास होता है। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 6 पूछा गया है, परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों की तुलना करें। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने जो बताया आपको चतुर्थक क्रियाकलाप में, ठीक है, जिसमें आपके बारे में पूछा गया था कि अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, जिसमें मैंने जो है सूचना के बारे में आपको बताया। उससे पहले यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है अब मैंने आपको बताया था परिवहन के बारे में। तो ये दोनों चीज जो है मिलाकर आपका एक प्रश्न हो गया परिवहन और सूचना, ठीक है। यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन और सूचना के विभिन्न साधनों की तुलना करें, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं यदि आप प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपका जो है 7 से 8 नंबर आराम से आप हासिल कर लेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि इससे संबंधित आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी प्रश्न पूछते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाता है। इसमें आपको पहले परिवहन के बारे में लिखना है कि वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया अर्थात जो साधन होता है उसे परिवहन कहते हैं, ठीक है। संचार क्या होता है न? सूचना और विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, ठीक है। चलिए मैं इसको जो है एक डायग्राम के बारे में बताता हूँ ताकि दोस्तों आप जो इसका तुलना अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले विशेषताएं लिखी है, उसके बाद यहाँ पे जो है फर्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है परिवहन के बारे में जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है संचार के बारे में जो आपको यहाँ पे नीचे में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है उद्देश्य। इन दोनों का उद्देश्य क्या है? तो परिवहन का उद्देश्य होता है वस्तु और व्यक्ति परिवहन, ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये होता है परिवहन का उद्देश्य। यहीं पर संचार का उद्देश्य होता है कि सूचना का आदान प्रदान, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो एक इंसान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है। ये क्या इसका ये कौन किसका उद्देश्य है? नहीं, ये उद्देश्य है संचार का। नेक्स्ट है प्रकार। प्रकार में यहाँ पे जो है परिवहन का 3 प्रकार है। एक है स्थल, ठीक है, जिसमें आप जो है साइकिल देख सकते हैं, मोटर बाइक देख सकते हैं, ठीक है, बस देख सकते हैं, रेलगाड़ी भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जल। जल में आप देख सकते हैं जहाज, जल जहाज, ठीक है, और वायु में आप एरोप्लेन देख सकते हैं। वहीं पर यदि आप संचार देखेंगे तो आप देखेंगे डाक व्यवस्था, ठीक है। डाक व्यवस्था मतलब चिट्ठी वाला, जो चिट्ठी हम लोग डाल देते हैं पोस्टमैन के जरिए जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टेलीफोन, मतलब फ़ोन करके आप अपना फ़ोन से फ़ोन करते हैं तो दूसरा कोई उठाता है, उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हो रहा है, तो आप जो है अच्छे से पढ़ाई करें, इस तरीके से आप इसको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एडमिट कार्ड आ चुका है, इस तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से भी आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये है संचार का माध्यम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका महत्व देखते हैं। तो इसका महत्व होता है, इसमें ये जो है परिवहन वो व्यापार के लिए होता है, पर्यटन अर्थात घूमने फिरने के लिए होता है। नेक्स्ट वहीं पर जो है संचार होता है वो वैश्विक संपर्क करने के लिए होता है और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार और उनके लाभों पर चर्चा करें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकार देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है द्विपक्षीय व्यापार, अर्थात द्विपक्षीय व्यापार मतलब होता है जब दो देश के बीच
आपस में व्यापार होने लगता है तो ये जो है द्विपक्षीय व्यापार कहलाता है। वहीं पर बहुपक्षीय, बहु मतलब बहुत, ठीक है, तो बहुत सारे देश आपस में यदि व्यापार कर रहे हैं तो वो कौन सा व्यापार कहलाएगा? बहुपक्षीय व्यापार, ठीक है। और आयात और निर्यात, इसका मतलब होता है कि विदेश से वस्तुएं लाना और भेजना, ठीक है, आप मंगाते हैं और फिर भेजते हैं, तो यही क्या कहलाता है? आयात और निर्यात। आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब भेजना, ठीक है। चलिए इसका लाभ देखते हैं कि इसका क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक वृद्धि, नेक्स्ट है रोजगार के अवसर, नेक्स्ट है संसाधनों का बेहतर उपयोग और अंतिम है सांस्कृतिक आदान प्रदान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है मानव बस्तियों के प्रकार और उनके विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। दोस्तों ये जो मैं आपको सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारा क्वेश्चन आपका चैप्टर बुक नंबर 1 से है। इसके बाद जो आपका और एक वीडियो आएगा जिसमें मैं जो है बुक 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। यहाँ पे प्रकार में आप देखेंगे तो ग्रामीण बस्तियां, ठीक है, सबसे पहला प्रकार। इसमें आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कृषि प्रधान और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित, ठीक है। यहाँ पे इसकी विशेषताएं हैं कि कम जनसंख्या घनत्व, प्राकृतिक परिवेश और पारंपरिक जीवन शैली होती है, ठीक है, तो ये सारा चीज इसका विशेषताएं हो गया। नेक्स्ट है शहरी बस्तियां, इसमें जो है उद्योग और व्यवसाय केंद्र होता है, मतलब यहाँ पे फैक्ट्रियां होती है बहुत सारी और यहाँ पे जो है बहुत सारा बिजनेस केंद्र होता है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या होती है कि इसमें जो है उच्च जन्म दर होता है, ठीक है, सॉरी उच्च जनसंख्या घनत्व होता है, इसमें जो है आधुनिक सुविधाएं होती है, इसमें विविध जनसंख्या होती है, ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या की मात्रा अत्यधिक देखने को मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपका बुक नंबर 1 से संबंधित था। इसके बाद दोस्तों मैं जो है जो वीडियो लाऊंगा उस वीडियो में आपको जो है बुक 2 के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा, उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको मैं बताऊंगा। फिर और एक वीडियो आएगा जिसमें जो है सारे दोनों बुक का एक निचोड़ वीडियो रहेगा जिसमें आप जो है समझ पाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सारा चीज़ को आप करके जाएंगे। इसके अलावा भी मैंने जो है 3-4 वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ताकि दोस्तों आप समझ सकें कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको वो वीडियो जानना, उस प्रश्न के बारे में वाकिफ होना बहुत ही अच्छे से जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आपका एक ही कार्य रहेगा, आप सिर्फ वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमें जो है एक मोटिवेट मिले, ठीक है। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।